नमस्कार दोस्तों। साल था 1999। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर इंडियन टेरिटरी की तरफ घुस जाता है और इंडियन डिफेंस फोर्सेस बड़ी बहादुरी से रिटेलिएट करते हैं। देखते ही देखते एक लड़ाई छिड़ जाती है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसी लड़ाई जिसे हम कारगिल वार के नाम से जानते हैं। Kargil War of 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। कारगिल वॉर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस हीरो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। इस पर एक फिल्म भी आई थी शेर शाह नाम से। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है, तो मैंने सोचा एक बढ़िया मौका होगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। क्या थी कारगिल वॉर, क्या रीजंस थे इसके होने के, और एग्जैक्टली क्या हुआ था जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स खेली गई थी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आइए जानते हैं इस सारी चीजों को आज के इस कारगिल वार के वीडियो में। हमारी कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 को। बाल्टिक रीजन के एक छोटे से गांव में लोकल सैपेट रहते थे, तासी नामा ग्याल करके। उन्होंने अपनी याक खो दी थी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ अपनी याक को ढूंढने निकले। दूरबीन से देखा तो उन्होंने कुछ अजीब सी होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कुछ हथियार ताने आदमी बंकर की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने सोचा कुछ तो गलत हो रहा है। वहाँ हमें कोई 6 आदमी नजर आई है। कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डोल रहा था, बर्फ हट रहा था। इन्हें शक हुआ कि ये लोग एलओसी के दूसरे साइड से आए थे और ये लोग इंडियन आर्मी के नियरेस्ट पोस्ट पर चला गया इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करने के लिए। थैंक्सफुली इंडियन आर्मी ने भी इस इंफॉर्मेशन को चेक किया और पता लगाया कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट थी। ये कोई छोटा मोटा इंक्लूजन नहीं था, बल्कि वेल प्लान्ड अटैक था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। इन इंक्लूजन को रिपोर्ट किया गया द्रास काक्सर के मास्को सेक्टर में। ओवरऑल यहाँ 130 से ज्यादा पोस्ट को ऑक्यूपाई कर चुका था पाकिस्तानी आर्मी, और इसका एक ही एम था कि जो क्रिटिकल इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे NH1 ब्लॉक करने का, और ये ब्लॉक करने से कश्मीर को लद्दाख से कट ऑफ कर सकते थे। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन बदर। इस एक्शन को हम इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये एक डायरेक्ट ब्रीच था 1972 में के शिमला एग्रीमेंट का, जिसे साइन किया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो के द्वारा। इस एग्रीमेंट के अनुसार दोनों नेबरिंग कंट्री ने एग्री किया था कि एलओसी को कभी वायलेंट नहीं किया जाएगा, और कोई भी इशू होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला जाएगा थ्रू बाइलेटरल अप्रोचेज। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि दोस्तों कुछ ही महीने पहले फरवरी 99 में फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक बस यात्रा करी थी लाहौर तक के लिए, जहां पर उन्होंने एक पोएम रिसाइट करी थी, हम जंग नहीं होने देंगे, और साथ ही साथ लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन करी थी। पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी साथ में ही थे। एक तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस स्थापित करने के लिए। ऐसा होने के सिर्फ 3 महीने बाद ही जो इतने बड़े स्केल पर इंट्रूजन किया गया पाकिस्तानी सोल्जर के द्वारा, इससे ये साफ दिखता है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई न कोई तो था जो इस पीस को रहने नहीं देना चाहता था। लेकिन एनीवेज इसके अगेंस्ट रिटेलिएट करने के लिए इंडियन आर्मी ने काउंटर अटैक लॉन्च किया, जिसका कोड नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। हजारों आर्मी ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया और कारगिल सेक्टर में भेजा गया
उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। इंडियन एयरफोर्स ने भी एक क्रूशियल रोल निभाया। 26 मई को उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया, जिसका एम था पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडिया से बाहर निकालना। ट्रेडिशनल ये होता है, जब भी एयर पावर का इस्तेमाल किया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट में उसे माना जाता है कि इस केस में ऑल आउट वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। ये इंडिया के लिए पहली बार था कि एयर पावर का एक ऐसी एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया गया हो। इंडियन एयरफोर्स का प्लान तो ये भी था कि LOC को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाके वहाँ पर कुछ टारगेट को चूज किया जाए और वहाँ पर बम गिराया जाए। लेकिन जैसा कि एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत तापिन ने बाद में बताया कि प्रधानमंत्री वाजपेयी इसके सख्त अगेंस्ट थे कि उन्होंने फॉर्मली अपना ऑर्डर दिया था कि LOC को क्रॉस नहीं करना है, और इसके पीछे बड़ा ही डिप्लोमेटिक रीजन था। बात यह है कि जब भी कोई दो देश जंग पर जाता है तो उस जंग को तीसरा पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बताना अक्सर मुश्किल हो जाता है कि कौन यहाँ पर सही और कौन गलत है, क्योंकि दोनों साइड कुछ न कुछ गलती करी होती है। यहाँ पर खुद का एग्जाम्पल लेके देखिए, हम एज ए इंडियन जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई होती है हुए देखते हैं, या उस अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई होते हुए देखते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि बताना कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि दोनों साइड के बीच में अक्सर अच्छे बुरे आर्गुमेंट होते ही रहते हैं बताने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ऐसे ही 1999 में कारगिल जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव से बताना बड़ा ही मुश्किल था कि कौन यहाँ पर गलत है और कौन यहाँ पर सही, किस देश पर यकीन किया जाए, किस देश पर नहीं। इसके साथ ही साथ इंडिया ने बड़ा ही रेजिस्ट्रेशन दिखाया, LOC क्रॉस नहीं की और बाकी इंटरनेशनल पब्लिक को दिखाया कि यहाँ पे डिफेंस वॉर है। पाकिस्तानी सोल्जर इंडिया के टेरिटरी की तरफ अंदर घुस आए हैं, हम उन्हें बाहर निकालने के लिए हम वॉर कर रहे हैं, और ये करना इंडिया के लिए मेजर विक्ट्री थी। अगले कुछ ही हफ्तों में जो बाकी देश थे, यूरोपियन यूनियन, एशियन रीजनल फोरम, यूनाइटेड स्टेट, G8 कंट्री, इन सारी कंट्री ने इंडिया को सपोर्ट किया। कारगिल वॉर में उस वक्त के US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने प्रेशर बनाया नवाज शरीफ पर, पाकिस्तान अपनी सोल्जर वापस ले ले। यहाँ पर पूरी दुनिया देख रही है, यहाँ पर पाकिस्तान गलत है और इंडिया सही। लेकिन ग्रैंड सिचुएशन की बात कुछ और थी। पाकिस्तानी ट्रूप्स को एक एडवांटेज मिली हुई थी। Taking advantage of the geography of the region, which in many instances favored them, Pakistan Army regulars, accompanied by fully armed and well-trained militants, sneaked into Indian territory. इस जंग में पाकिस्तानी सोल्जर एक एडवांटेज पोजीशन में थे, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर थे। साथ ही साथ ये जो रीजन था वो यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती थी। दराज का जो रीजन है वो पूरे इंडिया में कोल्डेस्ट इन वेस्ट रीजन माना जाता है। यहाँ पर अक्सर टेम्परेचर -47 डिग्री तक चले जाते हैं। सोल्जर को इस कंडीशन में फाइट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इंडियन आर्मी में पॉपुलर सेइंग है कि व्हेन द गोइंग गेट्स थॉट गेट्स गोइंग। कारगिल की जंग में बैटल ऑफ टोलोलिंग को टर्निंग पॉइंट माना जाता है। जब लड़ाई का रुख बदला तो टोलोलिंग पहाड़ी को रिकैप्चर करना बड़ा ही मुश्किल टास्क था। 16,000 की हाइट थी, 5 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस तक रहता था। ऊपर से ब्लैंकेट फायरिंग भी हो रही थी, क्योंकि पहाड़ी के टॉप पर दुश्मन बैठे हुए थे और इस रीजन से पहाड़ पर मूवमेंट करना बड़ा ही मुश्किल था। पहाड़ चढ़ ही नहीं सकते थे, और चढ़ भी सकते थे तो रात के अंधेरा में, और जब रात के अंधेरा में नहीं, अगर रोशनी में चढ़े तो दुश्मन की साफ नज़र मेरे ही तरफ थी, मतलब हमारे इंडियन आर्मी की तरफ। तो रात में चढ़ना ही पॉसिबल था, दिन में तो चढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो खराब मौसम ही नहीं था। वहाँ दुश्मन नीचे सारी गतिविधि देख रहा था। और कैप्टन अजीत सिंह उन ऑफिसर में से थे जिन्होंने पहला अटेम्प्ट किया। इन्होंने बताया
कि 1 ग्राम एक्स्ट्रा वेट कैरी करना भी एक्स्ट्रा लोड कैरी करना होगा। मतलब थोड़ा सा भी सामान ले जाना पहाड़ी के ऊपर बहुत ही मुश्किल था। अक्सर सोल्जर को चूज करना पड़ता था, या तो राशन कैरी कर ले अपने साथ खाने का, या एम्यूनेशन कैरी कर ले, 2 किलो फूड पैकेट या 100 बुलेट्स। कैप्टन अजीत सिंह ने बुलेट को चुना और उन्होंने बताया 3 दिन तक सिगरेट के सहारे जिंदा रहे थे, बिना खाने के। इन कंडीशन को देखकर एस्टिमेट किया गया कि एक फिट सोल्जर 11 आवर लगेगा टोलोलिंग पहाड़ी पर चढ़ने में। मेजर राकेश अधिकारी ने एक कंपनी को लीड किया। उन्होंने कोशिश की पहाड़ी पर चढ़ाई करने की और काफी हद तक इनकी कंपनी सक्सेस रही, लेकिन टॉप पर करीब 15 मीटर दूर रह गए और इंट्रूडर ने उन्हें देख लिया और फायरिंग करना शुरू कर दी और मेजर अधिकारी और उनके साथ 2 सोल्जर शहीद हो गए हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट में। दुश्मनों की भारी फायरिंग के कारण इनकी बाकी कंपनी को रिट्रेट करना पड़ा और बड़े पत्थरों के पीछे इनकी कंपनी को छुपना पड़ा। 3 अलग अलग पोजीशन ले लिए, लेकिन बचे हुए सोल्जर जैसे ही पत्थरों से थोड़ा साइड होने की कोशिश करती, ऊपर से फायरिंग होना शुरू हो जाता था और बीच में ही वो लोग फंस गए। और 15,000 फीट बेस से ऊपर और 1,000 फीट टॉप से नीचे, बीच में ही वो लोग फंस गए, अटक गए। हालात काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि उसके पास अब ग्रेनेड भी नहीं बचे थे। टोलोलिंग को कैप्चर करना इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही ज़रूरी था। अपना करंट प्रायोरिटी बनाया कर्नल रविंद्रनाथ ने टोलोलिंग को कैप्चर करने के लिए। इस वीडियो में बस अब इतना ही। अगला पार्ट वीडियो का फिर आएगा, जो कुछ समय बाद आएगा। तो मुझे अब विदा होने का समय हो गया है, तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगली कड़ी के साथ मैं आपसे पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।